ओके, ठीक है। अब जो हमने इससे पहले जो हमने बजटिंग के बारे में जो बातें की थी पिछली क्लास में, कनेक्शन प्रॉब्लम था, उसको थोड़ा सा ना हम एक बार देख लेते हैं 5-10 मिनट, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बजट्स के बारे में बताया था, एक तो ये कि मैंने आपको बजट्स के बारे में मैंने बताया था। एक तो मैंने आपको बजट्स के बारे में ये बताया था कि बजट्स क्या होते हैं, या बजट क्या होता है। बजट इज अ क्वांटिफाइड प्लान। बजट क्या होता है? बजट हमारा एक प्लान होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। बजट हमारा एक प्लान होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। और बजट जो है ना, वो फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है, ठीक है। यानी कि अब आज की, अगर हम आज की डेट पे बात कर रहे हैं, या आज हमारा ईयर एंड है, तो हम जो बजट बनाएंगे, या हमारा ईयर एंड अगर करीब है, तो जो हम बजट बनाएंगे वो हम किसके लिए बनाएंगे? वो हम बनाएंगे, अगर हम बजट बनाएंगे तो वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए बनाएंगे, या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाएंगे, ठीक है। बजट हमारा प्लान होता है, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये बताया था आपको कि बजट जो है ना, वो फोरकास्ट नहीं होगा। बजट इज नॉट अ Forecast is prediction. फोरकास्ट, क्योंकि फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट एक Prediction. प्रिडिक्शन है, ठीक है। फोरकास्ट इज मेयरली अ प्रिडिक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे कल पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, तो ये जो वेदर फोरकास्ट है, जो वेदर फोरकास्ट है, ये क्या है? ये एक प्रिडिक्शन है कि मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया का कैप्टन विराट कोहली आएगा बैटिंग करने के लिए, तो विराट कोहली को आउट करने के लिए हमने क्या प्लान बनाया है, ये हमारा प्लान है, Okay. ठीक है। प्लान टू गेट हिम आउट, यानी कि हम किस तरह उसको आउट करेंगे, ये क्या है? ये हमारा प्लान है, ये हमारा यानी कि प्लान है टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, और बजट क्या है? बजट जो है ना, वो फोरकास्ट नहीं होता। फोरकास्ट क्या होती है? एक प्रिडिक्शन होती है। जबकि बजट क्या है? बजट एक प्लान है। अच्छा, फिर हमने इसके आगे कुछ बातें और भी हमने बजट्स में की थी कि देखो, बजट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बजट्स के ऑब्जेक्टिव्स, बजट्स के ऑब्जेक्टिव्स कहा जाए, पर्पस कहा जाए, फंक्शन कहा जाए, रीजंस कहा जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 5 पॉइंट बताए थे। प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, मोटिवेशन, और इवैल्यूएशन। ये 5 पॉइंट जो है ना, वो हमने, ये 5 पॉइंट में, Time आपने बताया. कि बजट से क्या होता है कि बजट, एक तो भाई बजट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग का जरिया होता है। हम प्लान बना के चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बजट से। बजट से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं अपने लोअर लेवल स्टाफ को, अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को। हायर लेवल से लोअर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की जाती हैं। इंटीग्रेशन, बजट्स में क्या होता है कि आपस में डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो बजट्स क्या होते हैं? एक इंटीग्रेशन का, चीजों को साथ मिलाने का जरिया होते हैं। मोटिवेशन, बजट्स में चूंकि टारगेट्स दिए जाते हैं मैनेजर को, और टारगेट की अचीवमेंट पे उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, तो बजट्स एज एक्ट एज अ मोटिवेशन, मोटिवेटिंग डिवाइस, ठीक है। इवैल्यूएशन, बजट से हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करते हैं। तो इसके लिए जो निमोनिक मैंने बताया था, वो क्या था? प्राइम, Prime. ठीक है। P फॉर प्लानिंग, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, I फॉर
इंटीग्रेशन, M फॉर मोटिवेशन एंड E फॉर इवेल्युएशन। अब कुछ इसकी ना हेडिंग्स देख लेते हैं हम किताब में। देखें देखें, अच्छा, अब ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यही बात है, बात वही है, लेकिन इसको मुख्तलिफ ऑथर्स ने ना मुख्तलिफ तरह से लिखा है। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम आर एज फॉलोज: इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कंपेल प्लानिंग, कम्युनिकेट आइडियाज एंड प्लान्स, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, provide a framework for responsibility accounting, establish a system of control, motivate employees। देखो वही बातें हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन, इसका ताल्लुक इंटीग्रेशन से है एक तरह से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन जो मैंने प्राइम निमोनिक बताया, उसमें ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डेलीगेट होती हैं बजटिंग से। टू स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ये भी एक तरह से देखो तुम अगर, तो ये जो है कंट्रोल, कंट्रोल इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में आ जाएगा ये। प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, मोटिवेशन, इवेल्युएशन। ये देखो इसका ताल्लुक मोटिवेशन से है, ये पॉइंट भी उसके अंदर शामिल है प्राइम के अंदर। तो ये मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है। ये बात आई समझ में? जी सर। अच्छा, तो ये हो गई कुछ बात हमारी इसके बारे में। अब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में बात हुई थी। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में कॉस्ट सेंटर होते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के ये हमारे पास ना वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है। अब इसमें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर क्या है कि एक ऐसी जगह जहां पे ना कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है। इसको ना समझने का आसान तरीका ये है कि कोई एक ऐसी जगह समझ लो इसको, कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एसेट जो जिससे हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी कॉस्ट की जो जिम्मेदारी है, उसकी कॉस्ट रिडक्शन की जो जिम्मेदारी है या कॉस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी है, उसके लिए हमारे पास एक मैनेजर है। और मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है उसको हम किसकी बेस पे इवेल्युएट कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे इवेल्युएट कर रहे हैं कि कितनी बेहतर, कितना बेहतर हो रहा है कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन, कितनी बेहतर तरीके से वो मैनेजर परफॉर्म कर रहा है, या कितनी बेहतर कॉस्ट रिडक्शन हो रही है उस जगह पे, या कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है। तो वो ऐसी ऐसी कोई जगह, कोई एसेट हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। फिर प्रॉफिट सेंटर, देखो प्रॉफिट सेंटर को यूं समझ सकती हो कि एक जगह है जिसकी आप मैनेजर हैं या जिसका कोई शख्स मैनेजर है, उसको हमने उस जगह की ना प्रॉफिट की जिम्मेदारी दे दी। मिसाल के तौर पे कोई ब्रांच क्या है, आप रेवेन्यू की भी देंगे और फिर उसकी भी, रेवेन्यू, रेवेन्यू की दोनों चीजों की? तो वो रेवेन्यू सेंटर हमारे पास बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होगा, जहां पे मैनेजर को इख्तियार होगा कि वो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो इस तरह मैं जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को इस तरह से समझाता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अगर ये टर्म कभी तुम्हारे सामने आए तो इस चीज को अपने जहन में ले आना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, रेवेन्यूज और कॉस्ट्स में जो है ना वो डिवाइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिन जिन एरियाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना मैनेजर्स के पास, उनको हम क्या करते हैं, रेवेन्यूज और कॉस्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। और उन रेवेन्यूज और कॉस्ट की बुनियाद पे हम क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को भी और उन डिविजन्स की परफॉर्मेंस को भी, उन जगहों की परफॉर्मेंस को भी, ठीक है। ये सिस्टम कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अच्छा, आगे चलते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट, देखो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होगी, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होगी जिसके ऊपर मैनेजर का इख्तियार है। मिसाल के तौर पे अगर मैनेजर के हाथ में एम्प्लॉयज की हायरिंग है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज को जो सैलरीज दे रहा है, वो जो सैलरी का एक्सपेंस है वो क्या है, दैट एक्सपेंस इज कंट्रोलेबल बाय द मैनेजर। तो जब हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम उस सैलरी की कॉस्ट को भी ना मैनेजर की परफॉर्मेंस में शामिल करेंगे। इसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट्स।
ठीक है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और कंट्रोलेबल कॉस्ट्स, इसकी एक एग्जांपल देता हूं मिसाल के तौर पे। ये रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस लेस कर दें। ठीक है, लेट्स सपोज एक मिनट, वेट अ मिनट, ये देखो रेंट आ गया 20, और ये आ गया सैलरीज कॉस्ट आ गई 30। अब डिवीजन फर्ज करो, ये एक डिवीजन है, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन। डिवीजन एक्स, डिवीजन एक्स की सेल्स इतनी है, रेंट इतना जा रहा है, डेप्रिसिएशन इतना चार्ज हुआ, सैलरी कॉस्ट इतनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल 400,000। अच्छा, फर्ज करो तुम इस डिवीजन की मैनेजर हो, मैं तुम्हें कहता हूं कि आपका जो टारगेट था नेट प्रॉफिट का, वो था लेट सपोज, मैंने जो आपको टारगेट दिया था वो था लेट सपोज 430, $4,30,000। बात आई समझ में? लेकिन आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 400,000 आ रहा है। ठीक है, अब 30 लेस आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो आप मुझे ये बोलेंगी कि भाई आप देखें, ये जो आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना, इसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन लिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि जितने भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। में जितने भी एसेट्स हैं वो सब कंपनी की हेड ऑफिस की पॉलिसी के तहत इस डिवीजन में रखे गए हैं, और इन एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है इस पे मैनेजर का इख्तियार नहीं है, ये कंट्रोलेबल कॉस्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है ये कंट्रोलेबल कॉस्ट नहीं है। इख्तियार में नहीं है मैनेजर के। जी। बिल्कुल इसी तरह रेंट भी हमारे कंट्रोलेबल नहीं है। रेंट है, आप बोलेंगी कि आपने मुझे जिस जगह काम करने के लिए रखा मैं वहीं लग गई आके काम करने के लिए, रेंट जो है पहले से दिया जा रहा है। ठीक है, ये रेंट की वजह से या मेरे किसी फैसले की वजह से आप ये रेंट इनकर नहीं कर रहे हैं, ये रेंट भी जो है ये कंट्रोलेबल नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये तो कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो जब मैं आपकी परफॉर्मेंस असेस करूं तो मैं क्या करूं कि मैं इन दोनों को हटा दूं। ठीक है, हाँ, रेवेन्यू, रेवेन्यू ये आपकी वजह से हुआ है क्योंकि ये सब सेल्स की जिम्मेदारी आपकी थी। रेवेन्यू में से मैं ये जो सैलरी है, अगर हायरिंग आपके हाथ में है, ठीक है ना, हायरिंग अंडर मैनेजर्स कंट्रोल। ठीक है, अगर हायरिंग आपके हाथ में है तो ये एक कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है, तो 5 लाख में से 30,000 लेस करें तो आंसर क्या बनेगा? 47। 470,000। तो ये आप बोलेंगी कि भाई ये मेरा जो है ना ये प्रॉफिट है, और इस पर मेरी परफॉर्मेंस असेस होनी चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मैनेजर की इसकी बेस पे होनी चाहिए, ये कंट्रोलेबल प्रॉफिट है।
अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेसेबल की। देखो, रेंट हम किसकी वजह से दे रहे हैं? रेंट हम जो दे रहे हैं वो इस डिवीजन का ही दे रहे हैं, तो रेंट कंट्रोलेबल नहीं है। रेंट क्या होगा? रेंट कहलाएगा ट्रेसेबल। डेप्रिसिएशन क्या कहलाएगा? ट्रेसेबल। ट्रेसेबल। यही बात समझ में। ऑल दो इसका ताल्लुक इस डिवीजन से है, रेंट का ताल्लुक इस डिवीजन से है, रेंट जो है वो इसी डिवीजन का दिया जा रहा है, लेकिन रेंट पे मैनेजर का इख्तियार नहीं है। रेंट है तो ट्रेसेबल बट इट इज नॉट कंट्रोलेबल। डेप्रीसिएशन है तो ट्रेसेबल क्योंकि डेप्रीसिएशन का ताल्लुक इसी डिवीजन के एसेट से है, लेकिन वो कंट्रोलेबल नहीं है, उसके ऊपर मैनेजर का इख्तियार नहीं है। ठीक है। Depreciation on divisional machinery, would this be included as a controllable fixed cost or traceable fixed cost? Because profit center managers are only responsible for the costs and revenues under their control. This means that they do not have control over the investment in non-current assets. ठीक है? The depreciation of divisional machinery would therefore be a traceable fixed cost, judging the performance of the division and not of the individual manager. इससे क्या समझती हो? इससे क्या सर समझती ये इंडिविजुअल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हो? ये हाँ, एक टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है, ये इंडिविजुअल मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकता इस कॉस्ट। just tell me about this phrase. अबाउट व्हाट सर? ट्रेसेबल। Just this last line. Read from here. Okay, judging the okay, the depreciation on divisional machinery would therefore be a traceable fixed cost, judging the performance of the division and not the individual manager. एक्चुअली पूरे डिवीजन की परफॉर्मेंस उसको पता चल रही है, एक अलग से उसके बंदे की नहीं पता चल रही। जैसे पूरे डिवीजन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है देखो, वो पता चल रहा है ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट शामिल करके हमने डेप्रीसिएशन को शामिल करके जो प्रॉफिट निकाला, हमने डेप्रीसिएशन और रेंट को शामिल करके जो प्रॉफिट निकाला 4 लाख, इससे ये तो पता चल रहा है कि डिवीजन डिवीजन जो है वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, लेकिन इससे मैनेजर की परफॉर्मेंस का नहीं पता चल रहा। ठीक है, मैनेजर की परफॉर्मेंस अब असेस करेंगे, मैनेजर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सिर्फ वही आइटम्स लेंगे, सिर्फ वही फिगर्स लेंगे जिन पे मैनेजर का इख्तियार है। मिसाल के तौर पे सेल्स है, सैलरी कॉस्ट है। ये बात आई समझ में? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ये है कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, ये तुम पढ़ लेना, इसमें ना यही तकरीबन घुमा फिरा के यही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, कमिटेड फिक्स कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। देखो, कमिटेड फिक्स कॉस्ट की हम बात करते हैं। देखो, कमिटेड फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो हमें ना देनी है। मिसाल के तौर पे हमने ना कोई जो है वो, अगर हमने आज जो है वो कोई एग्रीमेंट कर लिया, रेंट का एग्रीमेंट कर लिया, अब अगले या हमने कोई जगह ले ली, तो अब हम जगह इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे। हमने एक वो जगह, लॉन्ग टर्म हमारी कमिटमेंट है। लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट है। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट जैसे ये प्रमोशनल, हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये हम शॉर्ट पीरियड पे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि एट अ फेयरली शॉर्ट नोटिस। जब हम चाहें हम इसको रिड्यूस कर दें, जब हम चाहें इसको हम इंक्रीज कर दें। लेकिन कमिटेड फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कमिटेड फिक्स कॉस्ट में क्या है कि ये हम लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कमिटेड है। अगर हम फर्ज करो अपने एम्प्लॉयज को निकालेंगे जो बहुत साल से हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आज बुला के उनको बोल दें कि भाई कल से आप नहीं आना, ऐसा नहीं कर सकते हम। बल्कि हम उनको कुछ टाइम देंगे, वो हमें बोलेंगे कि भाई हमें कोई टाइम दो, हमें कुछ पीरियड दो, हमें कोई रिटेंडेंसी पेमेंट करो, हमें कुछ टाइम दो नई नौकरी तलाश करने का। तो जो है ना, ये इस तरह की जो कॉस्ट होती है, जैसे हम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज को अपने जो है वो सैलरीज दे रहे हैं, या हम जो है रेंट इनकर कर रहे हैं। ठीक है, या हमने कोई बड़े बड़े एसेट्स खरीदे हुए हैं, बड़े बड़े नॉन करंट एसेट खरीदे हुए हैं जिसपे हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिसका हम इनकर कर रहे हैं, तो वो एसेट्स भी ऐसे नहीं बिकेंगे। अब मिसाल के तौर पे तुम अपनी गाड़ी बेचना चाहती हो, तो गाड़ी ऐसे नहीं बिकेगी एकदम, कुछ टाइम लगेगा, उसका बायर तलाश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो कमिटेड। मार्केट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कमिटेड फिक्स कॉस्ट वो होती है। एक तो देखो, कमिटेड फिक्स कॉस्ट में एक पॉइंट ये है कि देखो, कमिटेड फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हमारे पास कमिटेड होती है, जो हम इनकर करनी है। जब एक मरतबा हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना, तो ये कॉस्ट तो हमें इनकर करनी है।
डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में ऐसा होता है कि ये कॉस्ट हम कभी करें इनकर, कभी हम ना करें इनकर, ठीक है, हमारी डिस्क्रिशन पे, हमारे अपने ऊपर है। हम जितनी चाहे सेल्स प्रमोशन करें, हम जितनी चाहे एडवर्टाइजिंग कैंपेन करें, इससे हमारा ये मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इससे हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। अगर हम प्रोमोशन नहीं कर रहे, भाई हमने शुरू में बहुत प्रोमोशन करी, अब हम एक पॉइंट पे ऐसे पहुंच गए कि हम ना करें इतनी प्रोमोशन, लोग खुद आ रहे हैं हमारे पास, रेफरल से आ रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है प्रमोशन की, ठीक है, हमारे पास लोग आना शुरू हो गए, हमें जरूरत ही नहीं है अब एडवर्टीजमेंट की, प्रमोशन की, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट होती है। हाँ कमिटेड, देखो अब तुमने एक जगह ले ली, तुम्हें जगह की जरूरत है बिजनेस रन करने के लिए, इसके बगैर तुम बिजनेस रन कर ही नहीं सकती, तो रेंट जो है ना वो तुम्हारी एक कमिटेड फिक्स कॉस्ट होगी। समझ में आई बात, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे कुछ प्लांट इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे प्लांट इक्विपमेंट्स हैं जिन पे तुम्हारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही होगा। इन प्लांट एंड ऐसे बगैर इन नॉन करंट एसेट्स के अगर तुम बिजनेस नहीं कर सकती तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो क्या होगी, तुम्हारे लिए कमिटेड फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है। अब एम्प्लॉयज हैं, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनके बगैर हम बिजनेस चला ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में बगैर टीचर के स्कूल चलता ही नहीं है, तो टीचर तो आपको रखने पड़ेंगे, तो टीचर की जो सैलरी है ये क्या है, ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलेबिलिटी एंड अपॉर्शनड कॉस्ट्स, ये चलो फिक्स एंड फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, अभी इसको ना यहाँ तक रखो। मैं जो, अच्छा हाँ इसके अंदर देखो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये चलो मैं बताता हूँ, अभी तो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट्स ये भी मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अभी हम ऐसा करते हैं कि इसकी क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर मैं तुम्हें ना ये चीजें ना साथ साथ समझाता जाऊंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड टू बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, इसका आंसर सोचो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर सोचो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें बताया अभी, ठीक है, इसका आंसर सोचो।
जी गिंजा, देखें विच ऑफ, जी सर, 2 and 4, लास्ट 2 and 4. हाँ 2 and 4, and what about this one and this one? सर एक्सपेंशन तो नहीं है मगर कोऑर्डिनेशन में थोड़ी मुझे कंफ्यूजन है. देखो मैंने तुम्हें ना, देखो मैंने 5 पॉइंट बताए थे तुम्हें, इन 5 पॉइंट्स को ना जरा जहन में रख के चलो। ओके सर, एक मिनट में बता रही हूँ. पी, प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, मोटिवेशन, इवैल्यूएशन. सर कोऑर्डिनेशन. क्वेश्चन आएगा इन पांचों में किसी से मिल रहा है कोऑर्डिनेशन? मोटिवेशन. हाँ किससे, किसी से मिल रहा है? प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी जी इंटीग्रेशन, मोटिवेशन, जी किसी से सर, प्लानिंग में हाँ, प्लानिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेट करेंगे सबसे. relation तो होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी आ जाता है, कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक इंटीग्रेशन से भी हो सकता है कि मिलाते हैं ना हम एक्टिविटीज को, जी यानी कि जी जी काम अगर सेल्स में होगा तो उसके लिहाज से काम फिर प्रोडक्शन में होगा, ठीक है। जी कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन हाँ जरूरी है, जाहिर सी जी, बात है कि ये जो तो जरूरी है. डिपार्टमेंट्स का कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में ये है, एक मैं पॉइंट समझा दूं तुम्हें। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट किया कि हम इस साल 5000 यूनिट्स जो है वो अपने बेच सकते हैं। कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसके हम 5000 यूनिट हम बेच सकते हैं मार्केट में, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो काम करेगा ना वो इस 5000 यूनिट्स के लिहाज से करेगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दे, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर दे, तो फिर इस तरह जाया होने शुरू हो जाएंगी चीजें, ठीक है। उन उन यूनिट्स को रखा कहाँ पे जाएगा, और वो यूनिट्स जो है वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएंगे, एक्सपायर तो नहीं हो जाएंगे, या और भी दूसरे मसले। तो प्रोडक्शन को चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो इस 5000 यूनिट्स के लिहाज से काम करे, यानी कि 5000 या 5000 के आसपास यूनिट्स ही बनाए। फर्ज करो कि पहले से इन्वेंट्री में 1000 यूनिट मौजूद है, ठीक है। एक तो ये 1000 यूनिट हम बेच सकते हैं मार्केट में, 4000 हमें और चाहिए होंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो 4000 यूनिट ही बनाए, ठीक है। अगर वो इससे ज्यादा बनाएगा या इससे बहुत कम बनाएगा तो दोनों सूरतों में क्या होगा, नुकसान होगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट का और प्रोडक्शन का आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये बात आई समझ में? अगर जी सर, आ गए. को ये पता नहीं होगा कि कितने यूनिट बनाने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन बताएगा कि कितने यूनिट बनाने हैं? कहां से पता चलेगा? सेल्स रिपोर्ट से पता चलेगा, सेल्स एस्टीमेट से पता चलेगा। समझ में आई बात? ओके. तो जी आप सर, आ गए. डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए बजट बनाते वक्त। रिसोर्स एलोकेशन डेफिनेटली, जी, रिसोर्स ये तो सबसे फर्स्ट है. है, हमें चाहिए होती है बजट्स में रिसोर्स एलोकेशन, हमें चाहिए होती है, हमें रिसोर्सेज एलोकेट करनी होती हैं। क्योंकि हम देखो हम जैसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम वो जो है प्रोडक्शन का काम दे रहे हैं। तो अब हमने एस्टीमेट किया कि हमें 4000 यूनिट बनाने हैं, ठीक है। तो उन यूनिट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जो लेबर चाहिए होगा, ये सब हम क्या करेंगे, ये सब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक तरह से एलोकेट करेंगे ना बजट जी में, कि भाई इतना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खरीद सकता है, इतना लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर सकता है। ये सब किधर आ जाएगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, इवेल्युएशन में आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि भाई इतना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्शन है ना उसके लिहाज से हम आपको रॉ मटेरियल एलोकेट कर रहे हैं। अब इस रॉ मटेरियल को अच्छे से इस्तेमाल करना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन का ताल्लुक प्लानिंग से भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लानिंग से भी हो सकता है। क्या जो हमारी प्लानिंग है उसके लिहाज से हम रिसोर्सेस को क्या करेंगे, एलोकेट एलोकेट करेंगे, करेंगे. ठीक है। एक्सपेंशन जी देखो,
क्या यहाँ नहीं पे सर, एक्सपेंशन तो कहीं से भी नहीं है। एक्सपेंशन का कि हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जी। क्या ये हमने कहीं पे बजट में पढ़ा है? क्या इसमें नहीं सर, नहीं। कोई प्लानिंग से कोई ताल्लुक है एक्सपेंशन का? नहीं। इस तरह का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप प्लानिंग से नजर आ रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, मोटिवेशन, इवैल्यूएशन, क्या कहीं पे इसमें कहीं पे कोई एक्सपेंशन की बात हुई थी, बिजनेस एक्सपेंड करने की बात हुई थी? नहीं सर। नहीं। नहीं। यानी कि देखो एक्सपेंशन, हाँ अगर मैंने ना अगले साल, मैं समझता हूँ कि भाई मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, तो अगले साल मैं बजट में उसके लिए कोई प्रोविजन बनाता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, एक नॉर्मल एक आम हालात में देखा जाए, तो यहाँ पे प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मैंने तुम्हें 5 चीजें बताई हैं, इसके अंदर कहीं पे एक्सपेंशन का जिक्र नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जी एक्सपेंशन सर। नहीं है, तो एक्सपेंशन इसका जो है ना वो पार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, अच्छा चलो, अब देखो, ये जो है ना प्रिंसिपल बजट फैक्टर, ये होता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर इससे पहले पढ़ा है ए लेवल्स में? नहीं सर। देखो, लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर समझा देता हूं तुम्हें। लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसी चीज जिससे कंपनी की एक्टिविटीज क्या हो, लिमिट हो, ये कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम बजट बनाने जा रहे हैं, बजट बनाने हम जा रहे हैं, हमें ये पता चलता है, या हमने ये अंदाजा लगाया, हमने एक एस्टीमेट किया कि हम जो है वो अगले साल हमारी जो सेल है वो 1,000 यूनिट से ज्यादा की नहीं हो सकती। मतलब कि हम जितने भी यूनिट बना लें, हम जितनी भी प्रोडक्शन कर लें, हमारी जो सेल है वो 1,000 यूनिट से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट मोर देन 1,000 यूनिट्स, हमारी सेल जो है इट विल नॉट बी मोर देन 1,000 यूनिट्स। 1,000 यूनिट से ज्यादा की हमारी सेल नहीं हो सकती। ये बात आई समझ में? जी सर। ठीक है, 1,000 यूनिट से ज्यादा की सेल हमारी नहीं हो सकती। तो ये जो सेल्स है ना हमारी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। यानी कि इसने क्या कर दिया, अब हमारी एक्टिविटीज पे एक लिमिट लगा दिया, एक लिमिट लगा दी ना, एक लिमिट लगा दी, एक 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 जो है वो एक कंस्ट्रेन लगा दी, एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, एक लिमिट लगा दी कि भाई अब आप 1,000 यूनिट की आपको सेल जो है ना वो 1,000 यूनिट की कर सकते हैं, आप जो प्रोडक्शन करेंगे वो 1,000 यूनिट की करेंगे। ठीक है, या अगर आपके पास पहले से 300 यूनिट इन्वेंट्री में मौजूद हैं, 300 यूनिट पहले से मौजूद है इन्वेंट्री में, तो आप प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करेंगे बताएं? हम लोग 700 की और करेंगे। 700 की प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा करने पे जाते हैं आपकी जो इन्वेंट्री है वो पड़ी रह जाएगी, और उसके ऊपर आपको होल्डिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, अब जो बजट बनेगा वो इस लिमिटिंग फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए बनेगा। ठीक है, सेल होगी हमारी 1,000 यूनिट की। ठीक है, 300 हम यूनिट हमारे पास पहले से मौजूद है, हम कितने बनाएंगे भाई, हम बना सकते हैं 700। 100 यूनिट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम जो बजट देंगे वो कितने यूनिट्स का देंगे, 700 यूनिट्स का। 700। ठीक है, इस 700 यूनिट्स के लिहाज से हम अपनी लेबर को इस्तेमाल करेंगे, हम मटेरियल भी इस 700 यूनिट्स के लिहाज से खरीदेंगे। तो हमारा जो परचेजिंग का बजट है, मटेरियल परचेजिंग का बजट है, वो भी इस 700 700 यूनिट्स पे डिपेंडेबल होता है। से होगा। ठीक है, हमारे जो लेबर का जो बजट है, जो लेबर आवर्स होंगे, वो भी वो बजट भी में 700 यूनिट्स। यूनिट्स के लिहाज से होंगे। ठीक है, तो देखो, एक चीज, एक फैक्टर, एक ही फैक्टर था, लेकिन इस एक फैक्टर की बुनियाद पे सारी चीजें चलनी है। परचेजिंग भी इसी के लिहाज से होगी, अब लेबर भी इसी के लिहाज से होगी, अब
बाकी तमाम चीजें जो है वो इस 700 यूनिट्स के लिहाज से होंगी। ठीक है, तो ये 700 यूनिट्स या ये जो कॉन्स्ट्रेंट है हमारी, ये जो कॉन्स्ट्रेंट है सेल्स की, जो कॉन्स्ट्रेंट है, ये हमारा बन जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। फैक्टर, और ये कहलाएगा प्रिंसिपल बजट फैक्टर। प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्यों? क्योंकि बजट जो अब जो हमने जो बजट बनाया वो हमने इसके लिहाज से बनाया है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, नंबर 3। ये बात आई समझ में? जी सर, क्लियर हो गया। ये जो The प्रिंसिपल, company's activities are limited by the level of sales it can achieve. Okay, sir. ये जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है ना, एक्चुअली ये क्या है? ये क्या है? ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, बीपीपी के स्टडी टेक्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रिंसिपल बजट फैक्टर के बारे में एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ये इस चैप्टर में नहीं था। अच्छा, अब आए, देखो, क्यूटी कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर फ्लेक्स बजट फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट्स इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कि यहाँ पे जो है ना, हमें क्या है कि हमें डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे हमें बजट दिया हुआ है। देखो, एक होता है फिक्स बजट, जो एक फिक्स एक्टिविटी लेवल के लिए बनता है, उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। देखो, तो मैं समझाता हूं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फिक्स बजट है और एक एक्टिविटी लेवल दे दिया मैंने तुम्हें, लेट सपोज 100 यूनिट्स। एक फिक्स एक्टिविटी लेवल दे दिया 100 यूनिट्स। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये दोनों कॉस्ट जो है ना, ये वेरिएबल हैं, वेरी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल। ये 1000, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है लेट सपोज, ठीक है। अब देखो, अगर 100, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट हैं, यानी कि दीज ठीक है। कॉस्ट्स डिपेंड ऑन द एक्टिविटी लेवल। अगर ओके। 100 यूनिट्स की कॉस्ट है 1000, फर्ज करोगे ये फिक्स बजट था, लेकिन मैंने बनाए 80 यूनिट्स। मैंने 100 यूनिट्स नहीं बनाए, मैंने 80 यूनिट्स बनाए। तो अगर 100 यूनिट्स की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस फिक्स बजट इज $1000, 10 है सर। जी, हाँ, 10 पर यूनिट है। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ? 80, 800। 100। 800। बिल्कुल इसी तरह अगर ये कॉस्ट भी वेरिएबल है, जी। तो 80 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ? बताओ। 18 to 15, 1200। 1200 हो जाएगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया तुमने? तुमने सर मैंने 1500 डिवाइडेड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 80। 1500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई हाउ मच? मल्टीप्लाई बाय 80। मल्टीप्लाई बाय 80। 1200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी कि फ्लेक्स बजट में क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है फ्लेक्स बजट। हमने फिक्स बजट को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल, विद चेंज इन द एक्टिविटी लेवल। तो फ्लेक्स बजट क्या हो गया? चेंज हो गया एक्टिविटी लेवल के साथ। अच्छा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, देखो, फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक एक्टिविटी लेवल से नहीं होता, जी, वो तो नहीं है, वो तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी 3000 और वहां भी 3000। ये होगा। अच्छा, अब कुछ हमारे पास होती हैं सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट।
ये क्या होती हैं, ये पार्टली फिक्स्ड होती हैं, पार्टली वेरिएबल होती हैं, ठीक है। कुछ फिक्स होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं, पार्टली फिक्स होती हैं, पार्टली वेरिएबल होती हैं। अब देखो होता क्या है कि पार्टली फिक्स या पार्टली वेरिएबल में कि कुछ इसका कंपोनेंट फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। और तुम बताओ कि कौन सा मेथड होता है, कौन सा मेथड हमने सीखा था जिससे हम इन कॉस्ट को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं पहले, याद है? हाइलो मेथड। जी। ठीक है। अब देखो मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट सेमी फिक्स और सेमी वेरिएबल है, बताओ। चलो, सर डायरेक्ट मटेरियल और लेबर ये तो वेरिएबल। वेरिएबल है ऐसे आप नहीं बोल सकती, गलत। आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो फिर हम हाइलो मेथड यूज करेंगे ना, वेट अ मिनट, देखो जो कॉस्ट। मैं बताता हूँ तुम चेक कैसे करोगी। जस्ट वेट अ मिनट। एकदम नहीं, कहते हैं कि डू नॉट जस्ट जंप टू द कंक्लूजन्स। अच्छा देखो, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को देखें, देखो यहाँ पे 2400 है, 2400 को डिवाइड करो 80 से, 30 आंसर आ रहा है। जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को कितनी है, 2700 है और एक्टिविटी लेवल है 90। आंसर आ रहा जी है। सर 30 आर। जी सेम आ रहा है 30। अब देखो लेबर को, आंसर आ रहा है 26.5। 26.5। एक मिनट, ठीक है। जी। अब 2160 डिवाइडेड बाय, आंसर क्या आ रहा है? 24। कुछ मसला है इसके अंदर। जी सर। देखो वेरिएबल कॉस्ट जो लीनियर एक वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, उसका ग्राफ हम यू बनाते हैं, याद है? उसका जी ग्राफ जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता है वो सेम बढ़ती जाती है। इंक्रीज हो जी। जाती है। ये जो कॉस्ट है ना, ये सेम ये कम हो रही है। इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। ये और कम हो रही है सर। 20 अब 24 हो गई। इसके अंदर ना मसला क्या है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी है क्योंकि पर यूनिट पे वो कम भी हो रही है। कि ये जो है ना, ये असल में मसला ये है, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड है, पार्शियली वेरिएबल पार्शियली फिक्स्ड है ये जो लेबर है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ये होता है, देखो नॉर्मली ये होता है जब हम नॉर्मली कोई सवाल करते हैं ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो नॉर्मली क्वेश्चंस जो तुम करोगी आगे जाके भी, उसके अंदर यही होगा कि नॉर्मली लेबर जो है ना वो सेमी वो वेरिएबल ही होती है। लेबर कॉस्ट जो है वो क्या होती है, वो वेरिएबल ही होती है, वो बात सही है। लेकिन इस एग्जाम्पल में यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेबर की जो कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स है। ये बात आई समझ में? अच्छा अब हम देखते हैं। सर प्रोडक्शन ओवरहेड की भी कॉस्ट कम हो रही है, पहले 50.75 है और फिर 45.33। ठीक जब है, 80 से कर रहे हैं तो डिवाइड 8, 50.75। ठीक है 50.75, जी और फिर है 45.33। 45.3। ये भी सर कम हो रही है जी, ये भी सेमी वेरिएबल है। हाँ ये भी कम। हाँ देखो ये दोनों कॉस्ट जो है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल है।
और इसके अंदर ना कुछ मसला भी, उसके अंदर ना कोई डिस्काउंट वगैरह भी शामिल है, जैसे हमने नहीं पढ़ा था कि हमने लेबर की ठीक है, डिफरेंट हम ज्यादा जब करते हैं तो फिर डिस्काउंट मिल जाते हैं हमें, हाई इकोनॉमी रेट सिस्टम, तुम्हें शायद याद होगा, हाई डे रेट, डिफरेंट रेम्यूनरेशन मेथड्स हमने पढ़े थे, हमने डिफरेंट रेम्यूनरेशन मेथड्स पढ़े थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ जगहों पे क्या होता है, सप्लायर्स हमें बल्क बल्क परचेज डिस्काउंट दे देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एक्टिविटी लेवल पे हमारी कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो ये वो वाला मसला है इसके अंदर। और ये दोनों कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को हम क्या ट्रीट करेंगे, हम इन दोनों कॉस्ट को सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो तुम क्या तरीका करो कि तुम ना इसको ना एड अप कर लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो 6180, और 216408, तो 6240। 624, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड अप कर लिए ना, हाँ, अब ये जो है ना सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल वाला हाई लो मेथड लगा दो इसके ऊपर, इसके ऊपर लगाओ हाई लो मेथड, इन दोनों को ऐड करके ना, ठीक है। तो एट 80% एक्टिविटी, एक्टिविटी लेवल है 80, तो जो कॉस्ट है 6180 है, और जब ये 90 है तो कॉस्ट है 6240, ठीक है। अब हाई लो मेथड लगाएंगे तो पहले हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी एक्स, हमने यही पढ़ा था ना, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए एक्स, प्लस, ठीक है। बी बी हम निकालेंगे, निकालो। तो ज्यादा एक्टिविटी लेवल पे 6240 टोटल बन रहा है, माइनस 6180, इसको डिवाइड करो 90 माइनस 80 से, देखो क्या आंसर आ रहा है। 5622। 60 डिवाइडेड बाय 10, 6 आंसर आ रहा है इसका। देखो 6240 में से माइनस किया पहले तुमने 6180, तो कितना बनेगा 60, 60 को डिवाइड करोगी 10 से तो 6 आंसर आएगा, जी सर, 6 आ गया। ठीक है। ये हो जाएगी तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि बी, ठीक है, ये इसका जी वेरिएबल वो हो जाएगा, वेरिएबल कंपोनेंट, ठीक है। फिर किसी भी एक एक्टिविटी लेवल पे रख के तुम ए की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे कि 90 है, 90 पे क्या है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 6240, ए प्लस बी कितना है, बी आ रहा है 6 इंटू 90, ए कितना हो जाएगा, देखें। 5700 ए की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास, जी सर, 5000। ठीक है। ये बात आई समझ में, जी सर, सही है। ठीक है। जी जी सर, आ गए। ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वाई की वैल्यू, वो सॉरी किसकी, ए की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू ए की वैल्यू फिक्स्ड कॉस्ट। निकट से 5700, और बी की वैल्यू हमने निकाली है 6, ठीक है। अब देखो, हम्म
तो सर हम जो यूनिट्स है वहाँ 87 लिख देंगे। देखो जैसे हमने यूनिट्स में 90 लिखा था ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 90, तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 83 कर देंगे, क्योंकि 83% लेवल एक्टिविटी बतानी है ना। हाँ सही है सही है। तो ये जो है ना 83% एक्टिविटी लेवल पे अब ये बोल रहा है, तो 83 वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकाल ली हमने, टोटल कॉस्ट निकाल ली है, यानी कि ये टोटल निकालना है। और हम इसको कर देंगे किसके ऊपर, 83% एक्टिविटी लेवल पे, ये क्या हो जाएगा, वाई निकालना है हमें, यानी कि ठीक है। ए तो y इक्वल्स टू a हमारा निकला है 6, 5700, बी ये आ जाए, 700, और 83 यूनिट्स। निकालो आंसर, देखो क्या आ रहा है। 6198। 6198, यस सर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गई लेबर और प्रोडक्शन की कॉस्ट, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी तो ऐड होगा। डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, देखो 30। सर 30, हाँ जी 30 आ रही है। 30 आ रही है ना डायरेक्ट जी मटेरियल की, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखो 83 पे। डायरेक्ट मटेरियल की हो जाएगी 83 मल्टीप्लाई बाय 30। 30, जी 2490। तो सर इसको प्लस कर देंगे ना इसमें। हाँ ऐड करो। 8688। 6198, 8, 8688, ये आंसर है। ठीक है, एट ठीक थाउजेंड है। हंड्रेड एंड एट्टी एट 8688, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, 8688, ये, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सही है सर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, ये एक्सेल के ऊपर बेस्ड है, जो हम एक्सेल नॉर्मल जो हम एक्सेल करते हैं ना, उसके ऊपर बेस्ड है। देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज अनट्रू, इसको थोड़ा सा तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस। एक्सेल चूंकि आपने भी इस्तेमाल किया है, एक्सेल मैंने भी इस्तेमाल किया, नॉर्मल जैसे हमने एक्सेल इस्तेमाल किया है, उसके लिहाज से सोचो। स्प्रेडशीट्स मेक द कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इजियर एंड क्विकर, इज दिस ट्रू। ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट में सोचो कि कौन सा जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू है। करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है।
जी गिंजा। जी सर। हम्म, सर मुझे ये वाला अनट्रू लग रहा है, स्प्रेडशीट्स आर वेरी यूजफुल फॉर वर्ड सही प्रोसेसिंग, है, क्योंकि जाहिर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए तो यूजफुल नहीं होती। वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली हम लोग, ठीक है, कॉमन सेंस की जी बात है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना तुम्हें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक तुम्हें ना इनकम स्टेटमेंट बना के दे दी है, जनवरी फरवरी 5 महीने की इनकम स्टेटमेंट छोटी सी एक बना के दे दी है। अब वो यहाँ पे पूछता जा रहा है कि एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, कौन सा सेल होगा एक्सेल में जिसका फॉर्मूला लगेगा तो आंसर आ जाएगा। द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू C2 माइनस C3 विल गिव द कंटेंट्स ऑफ विच सेल इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, C2 C3, सी जी कॉलम, देखो ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, तुम्हें पता होगा। जी सर। देखो यहाँ पे देखो, वो बोल रहा है C2 माइनस C3, तो पहले तो तुम देखो C2 क्या है, C2, ठीक है सर। C2 C2 है ये 13400। फरवरी की सेल है, और फिर वो बोल रहा है जी C3, C, माइनस C3 वो है 10,000 हाँ 10,060 जी। आ जाएगा हमारे पास सेल्स कॉस्ट ऑफ, माइनस क्रॉस ग्रॉस क्रॉस प्रॉफिट। आएगा हमारे पास, यानी कि जी ग्रॉस प्रॉफिट कौन से सेल में पड़ा हुआ है, सी, C4। तो इसका आंसर ये C4 हो जाएगा। ओके ओके। व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर मार्च नेट प्रॉफिट, मार्च का नेट प्रॉफिट, मार्च का नेट प्रॉफिट, मार्च का। ओके सर। मार्च का प्रॉफिट लिया हमने, का नेट प्रॉफिट आ रहा है D6 में आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे निकाला होगा ये प्रॉफिट, इसने ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या किया होगा, एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे माइनस। है जी यहाँ पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट का है D4 में है, मतलब के D4 को माइनस किया होगा D5 से। D4 में से D4 माइनस D5। है यहाँ पे कहीं है, ये है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। जी सर D4 माइनस D5। व्हाट विल बी द ओके फॉर्मूला इन G8, ओके। देखो G8 में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे जी निकालते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं, इसको सेल से डिवाइड करते हैं, यानी कि हम G6 लेंगे, G1 G2 डिवाइडेड बाय जी G6 G6 को हम क्या करेंगे, G6 को डिवाइडेड बाय G2 डिवाइड से, और मल्टी क्योंकि परसेंटेज का साइन है तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। G6 डिवाइडेड बाय G6 डिवाइडेड बाय G2 मल्टीप्लाई बाय 100। 100, G6 डिवाइडेड बाय G2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन, ठीक है। ये बात समझ में, जी सर। ठीक है। जी सर ये बात। ये वाला है, ये मैं इंशाल्लाह ना आपको देख के ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 10A8 ये अभी मैंने ना नहीं देखा है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा ना तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो बहरहाल मैं आपको देख के एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा अब इसके अंदर आ रहा है 10A9 पे आ जाओ, ठीक है। 10A9, मिस्टी कंपनीज बजटरी कंट्रोल रिपोर्ट फॉर लास्ट मंथ इज दिस, ठीक है। और फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट है, फिक्स बजट है, फ्लेक्स बजट है, एक्चुअल रिजल्ट है। इसके अंदर ना देखो, ये हम जाके पढ़ेंगे जब हम वेरिएंस का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, वो बोल रहा है व्हाट वाज द वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन प्रोडक्शन, ओके डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। तो देखो एक्टिविटी लेवल में डिफरेंस जैसे हमने यहाँ पे किया था ना अभी, देखो एक्टिविटी लेवल डिफरेंट था फिक्स बजट का और फ्लेक्स बजट का, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट था। तो वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है वो वेरिएंस जो वॉल्यूम की वजह से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब कि यूनिट्स में क्या डिफरेंस था। ठीक है? तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये लेंगे और ये लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस होगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ओके वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस इन, डिफरेंस ड्यू टू, डिफरेंस इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है, डिफरेंस ड्यू टू प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लो, जो भी आंसर तुम्हारा आएगा, सर आ रहा है 4755। 4755 4755 आ रहा है।
एडवर्स होना चाहिए। देखो ये तमाम जो है ना, ये तमाम क्या है, ये तमाम हमारी क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट है। ठीक है, जी तो देखो जो जो चीजें हमारे पास, जो जो चीजें वेरिएंस में जिन 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 चीजों की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना, वो फेवरेबल हो जाती हैं, और जो जो चीजें जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो निगेटिवली अफेक्ट होता है ना, वो जो है वो एडवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिक्स बजट में हमने सोचा था कि हमारी कॉस्ट जो हमने, हमारी जो प्लान कॉस्ट थी वो थी 126,100। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में हमारी कॉस्ट क्या हो गई है, 126,000 से ज्यादा है, कम? ज्यादा तो ये क्या होगा, है एडवर्स चाहिए? सर, ज्यादा है तो नहीं, एडवर्स होना चाहिए ये, इसके जो ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएंस है, ये एडवर्स होनी चाहिए या ये फेवरेबल होनी चाहिए? सर। इसका जो इम्पैक्ट आएगा, इसका एडवर्स, impact क्योंकि आएगा, ज्यादा हो गया ना। नहीं इससे प्रॉफिट हमारा कम होगा या ज्यादा होगा? देखो कॉस्ट सर ज्यादा कम होगा, है, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा कॉस्ट या? ज्यादा हो गई ना। हाँ, कॉस्ट ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? जी भाई कॉस्ट ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा प्रॉफिट पे इसका, या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? कॉस्ट ज्यादा हो गई, सर, नेगेटिव। नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ना, तो ये एडवर्स वेरिएंस होगी। जी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता तो जी ये फेवरेबल होती। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। सही है। अच्छा ये देखो, अच्छा अब जो है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए हम ये लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट की कॉस्ट, टोटल फ्लेक्स बजट लेते हैं, और इसको हम एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। तो तुम फ्लेक्स को कंपेयर करो एक्चुअल से, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो मुझे बताओ कि वो क्या आंसर है। इसके लिए ना फ्लेक्स और एक्चुअल को कंपेयर करो बस। सर 2725 एडवर्स होना चाहिए या फेवरेबल होना चाहिए? होगा, क्योंकि अभी भी हमारी बारी है। हैं, बताओ। सर एडवर्स होगा, क्यों क्योंकि एडवर्स? कॉस्ट ज्यादा आ रही है। हाँ, अभी भी हमारी सर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, जो हमने बजट एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आ रही है। हाँ तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट है, जी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो ये एक कम एडवर्स। हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉस्ट कम होगी तो तो प्रॉफिट हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा, वो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। फेवरेबल है, फाइनेंशियल टर्म्स में फेवरेबल है। ठीक है, जी अच्छा फ्लेक्स्ड बजट प्रॉफिट, ये सोच सकती हो कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कुछ सोच सकती हो? ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई एक? कोई अच्छा, सेलिंग प्राइस for a period vested for फ्लेक्स्ड बजट प्रॉफिट, फ्लेक्स बजट प्रॉफिट। अच्छा देखो फ्लेक्स बजट में हम क्या लेते हैं, फ्लेक्स बजट में ना हम ये वाला एक्टिविटी लेवल लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्स बजट में हम क्या करते हैं, हम ये वाला एक्टिविटी लेवल लेते हैं। देखो अब इसके अंदर ना फ्लेक्स, मैंने जब यहाँ पे फ्लेक्स मैंने बताया था तुम्हें, तो मैंने मटेरियल की एग्जाम्पल दी थी, लेबर की दी थी, फिक्स कॉस्ट की दी थी। हम क्या कर रहे थे, हम अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, ये जो 80 यूनिट्स है ना हमारे पास, ये है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ठीक है, एक्चुअल एक्टिविटी, और ये जो है ना, ये हमारे पास है। बजटेड। सही है, तो हम पहले बजटेड से पर यूनिट निकाल लेंगे और फिर हम एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है ना, वो हम ना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क होता है कि भाई फ्लेक्स में हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बना, फ्लेक्स बजट जो है ना, वो हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के लिहाज से बनाते हैं। ये बात आई समझ में? जी और जी सर। बजट एक्टिविटी लेवल जो है ना, बजटेड एक्टिविटी लेवल, ये हमारा बजट के लिहाज से होता है। ठीक है, तो यानी कि फिक्स बजट जो है वो हमारा बजटेड एक्टिविटी लेवल के लिहाज से होता है, और फ्लेक्स बजट जो है वो हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के लिहाज से होता है। ठीक है, तो अब इसके इसमें हमें ना ये करना है कि देखो ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा ना खुद ना सोचो। तुम बना रही हो फ्लेक्स बजट, ठीक है, तुम बना रही हो फ्लेक्स बजट।
अब इस सवाल के लिहाज से ना चलना है हमें। इस सवाल में तुम बना रही हो तो फ्लेक्स। सर हम फिगर्स ले लेंगे, फ्लेक्स अगर बनाने हैं तो बजटेड से हम अपनी फिगर्स ले लेंगे 8000 से हम डिवाइड करके और अपना पर यूनिट का ले लेंगे कि पर क्या। यूनिट में गिवन है, पर यूनिट तुम्हें गिवन है, कोई मसला नहीं है पर यूनिट में। ओके करोगी देखो, पर यूनिट गिवन है, तुम निकालोगी इसमें ना मार्जिनल कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट तुम्हें याद है? तो फिर मल्टीप्लाई बाय 6000 कर देंगे। हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। जैसे 80 है इसमें 4 आवर्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओके होना चाहिए, बताओ। ओके तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा 118 माइनस 80 पर 4 आवर्स एट 20 पर आवर। हाँ तो 80 माइनस 21 बस देखो कंट्री 118 माइनस देखो कंट्रीब्यूशन पर फिक्स यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स माइनस नहीं के होंगे। अंदर ना, देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा 118 माइनस 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 80 माइनस 20 बस 17 आ गया। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, ये बोल रहा है कि आप हमें निकाल के 6000 यूनिट्स टोटल तो प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय बजट का जी टोटल प्रॉफिट। 6000। ठीक है, फ्लेक्स बजट में हम क्या करते हैं, हम कौन सा एक्टिविटी लेवल लेते हैं, हम एक्चुअल। जो हमारा एक्चुअल होता है जी। तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा अकॉर्डिंग टू द इन द फ्लेक्स बजट, टोटल जी कंट्रीब्यूशन वो आएगा 102,000 क्योंकि 6000 मल्टीप्लाई बाय 70। ये हम कैसे निकालेंगे बताओ? सर 6000 मल्टीप्लाई बाय 17 सही। कितना तो आ रहा 102,000 है? 102,000 आ रहा है। ठीक है, चलो जी। अब बताओ फिक्स कॉस्ट इसमें कितनी रखेंगे? सोचो, सोच के जवाब दो। सोच के जवाब दो इसका। यहाँ पे अक्सर सर लोग हम हैं इसको, अक्सर लोग जल्दी में इसको गलत कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 5। फिक्स प्रोडक्शन हेड्स है 5 तो हम्म 5 मल्टीप्लाई बाय 6000। देखो, जब मैंने फ्लेक्स बजट बनाया तो मैंने कौन सी कॉस्ट को चेंज किया? आपने 600 को लिया 6000 को लिया कौन एक्चुअल। को मैंने कौन कौन सी कॉस्ट को मैंने जो है वो चेंज कर दिया था? कौन कौन सी जो 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 चेंज हो रही थी, चेंज जी इन सर आपने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर थी, उसको मैंने चेंज दो कर, वेरिएबल थी, जी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है विद चेंज इन द एक्टिविटी लेवल। ओ यस ओ यस ओ यस तो हमें ओके ओके तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8000 करना चाहिए था नॉट 6000। मल्टीप्लाई बाय 8,000, गुड आंसर। ओके ओके 40,000 हाँ, इधर अक्सर लोग ना गलती कर देते हैं इसके अंदर। सही। तो ये हो जाएगा 40,000 तो आंसर आ जाएगा 62,000। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बात आई समझ में? जी सर जी सर आ गए। ये बात आई समझ में? 62,000 इज द करेक्ट आंसर। जी 62,000 इज द करेक्ट ओके आंसर टू दिस वन। देखो, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, budgeted for an output level of 4,000 units are given below. ठीक है, it is known that after an output level of 5,000 there is a step up in fixed cost of how much? $1,000। इसके लिए तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा हाई लो मेथड। ठीक है,
स्टेप फिक्स कॉस्ट वाला। अच्छा, अब देखते हैं। द फॉर्मूला विच फॉर्मूला वुड कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, बताएं। Okay. B2 minus B3. नहीं, इसको ना थोड़ा सोचो, देखो। सर तो कंट्रीब्यूशन करना है ना, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से हम क्या करते हैं, ऑल वेरिएबल, जी, तमाम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं ना, तो हमारे पास आता है सर नंबर 2 पे वेरिएबल कॉस्ट था ना। हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। अगर हमें तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन पूछा है ना सर। ठीक है, जी ये बात आई समझ में? जी जी सर। तो इसमें सर मैंने यही तो बोला था कि सेल्स में माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया देखो, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तमाम वेरिएबल कॉस्ट जब हम निकालेंगे, अब यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट एक तो ये दी हुई है, ओ अच्छा, नीचे भी हैं। ओके ओके ये भी है। ठीक है, ओके, अब कैसे निकालें? सही है। तो सर फिर सर से B2 माइनस B3 एंड माइनस B6। यहाँ पे तो कहीं नहीं दिया हुआ ऑप्शन। ओ यस, अब ओके। फिर हम हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो हम B5 माइनस, ओ यस सर, B5 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर हम माइनस कर देंगे वेरी नहीं, मगर इसमें फिक्स भी आ गई है। ओके, B8 प्लस पता कि ग्रॉस B8 में आपको क्या पता कि प्लस कौन सी कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। उसमें तो फिक्स भी आ गई है हमारी। हाँ, ये तो जी, इसके अंदर तो तो वो ये तो नहीं होगा। कॉस्टिंग में तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी शामिल हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट में। जी हाँ, जी जी जी, तो वो तो हम नहीं करेंगे। तो B8 प्लस B7 में होगा प्रॉफिट प्लस B8 प्लस प्रॉफिट B7 में तमाम फिक्स कॉस्ट ऐड करें तो हमारे पास वापस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्रॉफिट में हम, ओ यस जी सर, में ऐड कर, प्रॉफिट में हम फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लें तो कंट्रीब्यूशन आ ये जाएगा। दैट्स कंट्रीब्यूशन राइट। पर हो जाएगा ना। जी जी जी, इसका आंसर होगा ये, प्रॉफिट ये लिया, फिर ये जी फिक्स और ये प्लस फिक्स कॉस्ट B8 प्लस B7। प्लस B4। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, ये है इसके अंदर ये वाला। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, इसको थोड़ा सा ना खुद देखना। इसके लिए ना हाई लो मेथड तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जी खुद सर, देखना, इसको खुद समझना। ठीक है, मैं वैसे बता दूंगा ये। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस ठीक है किंजा, तो ये हमारा आज बजट का पहला चैप्टर खत्म हो गया है। अभी जो है थोड़ा सा और है बजट में, इंशाल्लाह एक दो क्लासेस में बजट पूरा फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब जो हमारे रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे ना, वो फिर ऐसे होंगे कि वो इंशाल्लाह इतना उसमें ज़्यादा टाइम ना नहीं लगेगा, इंशाल्लाह सारे कवर हो जाएंगे, जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलें ठीक है। थैंक यू किंजा, थैंक यू फॉर टुनाइट सेशन। इंशाल्लाह होप टू सी यू सून टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।